हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि मानव के शरीर में सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि हमारे शरीर में दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखता हूं अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो इसे 2-3 पार्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें बतानी है इस वीडियो में। ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच फैक्टर बताना है, एंटीजन बताना है, एंटीबॉडीज बताना है, फिर हार्ट बताना है, फिर डिजीज बताना है। तो इस तरह से आज जो हम बात करेंगे, तो देख रहे हैं जहाँ तक भी संभव हो सके मैक्सिमम इस वीडियो में मैं सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो चलो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको 3 चीज़ जानना है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 सर्कुलेशन एंड नंबर 3 डिजॉर्डर्स। ये 3 चीज़ हमें इसमें पढ़ना है, ब्लड, सर्कुलेशन और डिजॉर्डर्स। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्कुलेशन, ब्लड क्या है, ब्लड कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं तुम लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में, सारांश में उसको समराइज कर देता हूँ कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कहने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू में कुछ फाइबरस सेल भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स नहीं होते। इसीलिए इसको स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विथ फ्लूइड मैट्रिक्स यानी कि प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें होता है। यानी कि फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट्स यानी कि सेल्स होते हैं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो हो जाएगा वो होगा तुम्हारा, एक तो प्लाज्मा हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो सेल्स होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लाज्मा का जो कलर है विस्कस स्ट्रॉ कलर, विस्कस स्ट्रॉ कलर। तो प्लाज्मा मीन्स लिक्विड होता है, लेकिन यह लिक्विड विस्कस यानी कि मोटा, जैसे हनी देखते हो ना मध, उस तरह का मोटा होता है विस्कस, और स्ट्रॉ कलर का होता है हल्का येलोइश। समझ में आ गया? 55 to 60% प्लाज्मा होता है और 40 to 45% ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन्स 90% वाटर होते हैं, 8% प्रोटीन होते हैं, जिसमें तुमको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन के बारे में मैं ऑलरेडी ब्लड के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ, वहाँ तुम लोग देख लेना उस वीडियो में, नहीं तो और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उतना डिटेल्स नहीं जा रहा। 0.9% सॉल्ट होते हैं, 0.1% शुगर एंड 1% अदर कंपोनेंट्स। अब आते हैं कंपोनेंट्स यानी कि सेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले एरिथ्रोसाइट, जिसे हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं,
उसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एनसीईआरटी में एक सेरम वर्ड दिया हुआ है, तो व्हाट इज सेरम? तो सेरम में एक चीज जान लो कि अगर ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को अगर निकाल दिया जाए, ब्लड प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि फाइब्रिनोजेन को अगर माइनस कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वही सीरम कहलाएगा, वही सेरम होता है। सीरम कुछ अलग से करके कुछ होता नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिए ब्लड प्लाज्मा से, सीरम हो गया। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में एरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कॉन्केव इन शेप होता है, जिसके पास हेमोग्लोबिन्स होते हैं, और यह ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करने का काम करता है। हेमोग्लोबिन, हेम मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी कि ग्लोबिन मतलब इसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हेम मतलब आयरन प्लस प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन। और आरबीसी जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस नहीं होते हैं, और आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आरबीसी क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। कहोगे सर ऐसी क्या बात है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो लिविंग है। जी हाँ, आरबीसी इज लिविंग सेल्स, बट मान लो कि वह ऑक्सीजन को कैरी करके ला रहा है, और वह एक ऐसा निस्वार्थ सेल है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लाकर दूसरे सेल को दे रहा है, बट खुद ऑक्सीजन का यूज नहीं कर रहा है, खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, और इसका जो शेप होता है वह बाई कनकेव होता है। ये सिर्फ गैस को एक्सचेंज करता है। हेमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 100 ml में 12 to 16 ग्राम होता है। पर 100 ml ऑफ ब्लड हेमोग्लोबिन इज 12 to 16 ग्राम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। जो गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं वह हेमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में मात्र 100 ग्राम होते हैं, और एक एवरेज लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का जो 120 डेज होता है। आफ्टर 120 डेज दे कैन डाई, और उनका जो स्टोरेज होता है डाई होने के बाद वह जो है स्प्लीन में जाकर जमा हो जाता है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि स्प्लीन में सिर्फ डेड आरबीसी ही जाते हैं, स्प्लीन को हम स्टोरेज भी कहते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, क्योंकि कुछ आरबीसी जो है वह इमरजेंसी के लिए स्प्लीन में स्टोर भी रहते हैं। समझ में आ गया? अब आ जाओ डब्ल्यूबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। एरिथ्रोसाइट्स स्वाभाविक है कि व्हाइट ब्लड सेल्स, तो व्हाइट होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी के पास अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन यह न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर में होगा कि पेरिफेरी में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जस्ट लाइक अमीबा डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करता रहता है, क्योंकि यह इसको तो बॉडी की रक्षा के लिए रखा गया है ना, बॉडी की रक्षा के लिए है। तो जिस तरह से मान लो कि वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किधर से कैसे होता है, उसको कैसे पकड़ के किल करना है, तो ये काम करना पड़ता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी अपना शेप जो है हमेशा चेंज करता रहता है। दूसरी चीज, डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्रैनुलोसाइट्स, जिसके प्लाज्मा में ग्रैनुल्स नहीं होते हैं, और दूसरा होता है ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैनुल्स होते हैं। अग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट जो जन्मजात होता है, लिम्फोसाइट जो एक्वायर्ड किया जाता है। जैसे उस प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और
एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। तो मोनोसाइट इज अ इनेट इम्यूनिटी और लिम्फोसाइट जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। लिम्फोसाइट में दो लिम्फोसाइट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट होता है और एक बी लिम्फोसाइट होता है। अब आ जाओ ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स में एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है एस्नोफिल्स और दूसरा होता है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होती है 60 to 65% होती है। एसिनोफिल की संख्या जो होती है वह 2 से 3% होती है और बेसोफिल की संख्या जो होती है वो 0.5 to 1% होती है। ठीक है, अब हम उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो बेसोफिल को अगर हम डाइस्टेन करेंगे बेसिक से, दो तरह के डाइस्टेन होते हैं, एक एसिडिक और एक बेसिक। तो अगर बेसोफिल्स को हम देखने के लिए हमको बेसिक डाइस्टेन का यूज करते हैं तो हमको बेसोफिल दिखता है। एस्नोफिल को देखने के लिए हमको एसिडिक डाइस्टेन का यूज करते हैं तो हमको एस्नोफिल दिखता है। और न्यूट्रोफिल्स को देखने के लिए हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो कलर्ड हो जाता है और हमको न्यूट्रोफिल्स दिखने लगता है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो फैगोसाइटिक है, वो हमारे बॉडी में इनेट है, जन्मजात होता है, जो हमको बैक्टीरिया को खाता है या वो हमको बैक्टीरिया से बचाता है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में और एस्नोफिल जो है, एस्नोफिल वो क्या है, हमको एलर्जी से और इन्फेक्शन से बचाता है। और ये जो है क्या कहते हैं, बेसोफिल्स जो है वो एंटी बैक्टीरियल के रूप में हमारे बॉडी में काम करता है, यानी कि हिस्टामिन नामक एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि हेपारिन रिलीज होता है लीवर से, जो ब्लड की क्लॉटिंग में काम करता है। तो बेसोफिल उसमें भी मदद करता है। तो ये हो गया तुमको मेन जो है सो WBC। अब आ जाओ थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट्स को जानने के लिए, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि प्लेटलेट्स, थ्रोम्बो मतलब जमना, तो जो रक्त को जमा दे, जो ब्लड को जमा दे, उसे ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट जो है वो उसको ही हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बो मतलब जमना, ठीक है। और ये भी जो है रेड बोन मैरो में ही जन्म लेता है, रेड बोन मैरो में ही बनता है, न कि येलो बोन मैरो में नहीं बनता है। हमारे बॉडी में दो तरह के बोन मैरो होते हैं, एक रेड बोन मैरो होता है, एक येलो बोन मैरो होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन या प्लेटलेट का फॉर्मेशन, मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द सेल जो ब्लड सेल्स का होता है वो रेड बोन मैरो में होता है। तो फिर व्हाइट येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन है, क्यों है हमारे शरीर में येलो बोन मैरो? तो इन द इमरजेंसी केस, अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया जिसमें ज़्यादा बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया और शरीर को अचानक से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ी, वैसे केस में येलो जो है बोन मैरो वह रेड बोन मैरो के साथ मिलकर काम करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन किया जा सके इन द केस ऑफ इमरजेंसी। और प्लेटलेट जो है वह ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्लड क्या होता है, तो और प्लेटलेट का ब्लड क्लॉटिंग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में तुम लोगों को बता चुका हूं कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, प्लेटलेट कैसे डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद जो है सो वहाँ पे क्लॉटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। दरअसल प्लेटलेट कोई सेल नहीं है, प्लेटलेट सेल का छोटा प्रोटीन का टुकड़ा है, वो टुकड़ों में इधर उधर घूमता रहता है और वही टुकड़ा सब मिलके एक फाइबर की नेट टाइप का बना देता है डैमेज टिश्यू के ऊपर, जिसके कारण से ब्लड की क्लॉटिंग
हो जाती है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के का होना बहुत ही जरूरी है। बिना विटामिन के का प्लेटलेट का फंक्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। आओ आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीजन होता है, क्या एंटीबॉडी क्या है और आरएच फैक्टर क्या है। तो देखो, ये जो ब्लड का जो ग्रुप है ना, ये ब्लड का ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप जो है वह आरबीसी में होता है। कहाँ होता है? ब्लड ग्रुप आरबीसी में होता है। अब आरबीसी में मान लो कि एक ब्लड ग्रुप है, ये अगर ए है, आरबीसी में ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके ऊपर जो एंटीजन होंगे वह एंटीजन भी ए ही होगा। एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा। यानी कि अगर आरबीसी में ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो एंटीजन भी क्या होगा? ए होगा। अगर बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी होगा। लेकिन अगर ए बी है, अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी दोनों है, ए बी है, तो उस पे जो एंटीजन होंगे वो ए एंटीजन भी होंगे और बी एंटीजन भी होंगे। समझ में आया? ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीजन। लेकिन ओ ग्रुप के ऊपर, ओ ग्रुप वाले के ऊपर, जिसके आरबीसी में ओ ग्रुप है, उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। समझ में आ गया? अब आ जाओ हम लोग बात करते हैं कि किसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सा होगा, किस ग्रुप का व्यक्ति क्या, किस ग्रुप के पर्सन का एंटीबॉडीज क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा। तो जो ब्लड ग्रुप है, ध्यान दो, जो ब्लड ग्रुप है ठीक उसका अपोजिट उसका एंटीबॉडीज होगा, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। यानी कि ब्लड में अगर ए ग्रुप है तो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। यानी कि ए ग्रुप वाले के लिए एंटीबॉडी क्या हो गया? बी हो गया। बी ग्रुप वाले के लिए एंटीबॉडी क्या हो गया? ए हो गया। बी ग्रुप वाले के लिए एंटीबॉडी क्या हो गया? ए हो गया। लेकिन वैसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसके पास, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा। ध्यान से सुनो, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका एंटीबॉडी बी होगा, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीबॉडी ए होगा। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। बट जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसके ग्रुप में, उसके बॉडी में उसका जो एंटीबॉडी होगा वह ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। क्योंकि एंटीजन हमेशा कहाँ होता है? आरबीसी में होता है। एंटीजन अभी हमने बताया ना, एंटीजन आरबीसी के ऊपर चिपका हुआ रहता है, लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वो प्लाज्मा में होता है। एंटीबॉडी कहाँ होता है? प्लाज्मा में होता है। अब हम बात करते हैं डोनर की।
डोनर एक तो होता है जो खून देता है, रक्त देता है, और एक होता है जो लेता है। तो जो देता है उसे डोनर कहते हैं और जो लेता है उसे रेसिपिएंट कहते हैं। जो लेता है उसे है रेसिपिएंट कहते हैं। तो ये चारों ग्रुप में एक ऐसा है जो यूनिवर्सल डोनर है और एक ऐसा है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यानी कि अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको कौन ब्लड दे सकता है? उसको ब्लड दे सकता है जिसका ग्रुप ए होगा, जिसका ग्रुप ए होगा। जिसका बी है उसको सिर्फ बी वाला ही डोनेट कर सकता है, उसको सिर्फ बी वाला ही डोनेट कर सकता है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होगा उसको ए ग्रुप भी दे सकता है, बी ग्रुप भी दे सकता है, ए बी ग्रुप भी दे सकता है और ओ ग्रुप भी दे सकता है। नहीं समझे? जिसका ए बी है उसका क्या होगा? एंटीबॉडी तो कोई है नहीं। क्या है? एंटीबॉडी कोई है? जैसे ए का एंटीबॉडी क्या था? बी था, तो बी नहीं चढ़ेगा, वो एंटीबॉडी है, तो ए चढ़ेगा और ओ चढ़ेगा। बी का एंटीबॉडी क्या था? ए था, तो ए नहीं चढ़ेगा, बी चढ़ेगा, ओ चढ़ेगा। लेकिन ए बी में तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। तो ए बी में जब एंटीबॉडी कोई है ही नहीं तो उसके बॉडी, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके बॉडी में हम ए ग्रुप भी दे सकते हैं, बी ग्रुप भी दे सकते हैं, ए बी ग्रुप भी दे सकते हैं और ओ ग्रुप भी दे सकते हैं। इसीलिए ए बी ग्रुप वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, यानी कि उसका बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड लेकर उसके बॉडी में दिया जा सकता है, उसके बॉडी में दिया जा सकता है। समझ में आ गया? तो यूनिवर्सल डोनर, सॉरी रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि जो ले सकता है वो हो गया ए बी। अब आ जाओ ओ ग्रुप में। ओ ग्रुप में क्या है? ओ ग्रुप का एंटीबॉडी क्या है? ए भी है और बी भी है। ओ ग्रुप वाले का एंटीबॉडी क्या है? ए भी है और बी भी है। तो आप ओ वाले को क्या दे सकते हैं? ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ ही ले सकता है। ओ वाला सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता है? ओ ही ग्रुप के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी क्या है? ए भी एंटी है, बी भी एंटी है, दोनों दुश्मनी है उसका। तो ना तो उसके बॉडी में ए ग्रुप जा सकता है, ना बी ग्रुप जा सकता है, ना ए बी ग्रुप जा सकता है। तो ओ वाले व्यक्ति के बॉडी में सिर्फ जो जाएगा वो जाएगा सिर्फ ओ ग्रुप। लेकिन ओ वाला दे सबको सकता है, तो ओ वाला ग्रुप ए वाले को भी दिया, ग्रुप बी वाले को भी दिया और ग्रुप ए बी वाले को भी दिया। इसीलिए ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी कि वह किसी को, एकदम महादानी है, वो किसी को भी दे सकता है, वो किसी को भी दे सकता है। अब देखो, अब ए बी पॉजिटिव या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ये किस पे, ये क्या है? ये डिपेंड करता है बेटा RH फैक्टर के ऊपर। प्रत्येक चीज में एक RH फैक्टर होता है। ये होता है जिसका RH पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव, RH निगेटिव होगा तो ए निगेटिव, RH पॉजिटिव RH होगा तो बी पॉजिटिव या बी निगेटिव। अब आते हैं कि ए बी पॉजिटिव जो होता है वो अभी हमने बात किया कि वह यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, माने कि उसके बॉडी में किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर लेकिन है, यहाँ पे AB निगेटिव वाले का ब्लड उसको नहीं दिया जा सकता है। AB निगेटिव वाले का ब्लड उसको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि AB निगेटिव वाले के पास RH फैक्टर माइनस में है। तो जिसका RH फैक्टर माइनस में होगा वह RH फैक्टर प्लस के साथ जैसे ही आएगा वह सर्वनाश करेगा, समाप्त कर देगा। जैसे मान लो कि अगर मेल का जो ब्लड ग्रुप होता है वो RH पॉजिटिव होता है और फीमेल का मान लो कि RH निगेटिव है। मेल का RH पॉजिटिव है और फीमेल का क्या है, RH निगेटिव है। ठीक है, क्योंकि AB निगेटिव के पास RH पॉजिटिव नहीं होता है, इसीलिए RH पॉजिटिव वाला जो है AB निगेटिव वाले से नहीं ले सकता है। ठीक है, अब देखो RH जो है वह क्या है, वह एक एंटीजन है सिमिलर टू प्रेजेंट। मतलब वो कैसा एंटीजन है कि आपको रेसस मंकी के बॉडी में जो RH फैक्टर पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में भी लगभग वैसा ही RH फैक्टर पाया जाता है। लगभग 80% ह्यूमन बीइंग्स ऐसे हैं जिनका जो RBC का जो RH फैक्टर है वो लगभग 80% वो रेसस मंकी से मैच करता है, रेसस मंकी से मैच करता है, इसलिए दोनों उसी का स्टडी करके ह्यूमन का भी निकाला जा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि RH पॉजिटिव का जो रिसीव करेगा, तो RH पॉजिटिव रिसिपिएंट कैन रिसीव डोनेटेड ब्लड फ्रॉम बोथ RH पॉजिटिव एंड RH निगेटिव, बट RH negative recipient cannot receive blood only from RH positive। समझ में आ गया? अब इसका कारण क्या है, सबसे बड़ी कारण क्या है कि मान लो कि कोई मेल और फीमेल में, जैसे कभी कभी कुछ केस सामने निकल कर आता है जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी कि फेटलाइज ये होता है न्यूबॉर्न बच्चे। तो ऐसी बीमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस अगर बीमारी किसी में होता है तो होता क्या है कि फर्स्ट चाइल्ड जो होता है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सेकेंड चाइल्ड में ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मान लो कि मदर RH निगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो चाइल्ड होगा वो भी RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि फादर का ही ट्रांसफर होता है, तो वो RH पॉजिटिव होगा। चलिए, फर्स्ट डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पल रहा है, लेकिन डिलीवरी के समय में क्या होता है कि कभी कभी वुल्वा का जो बर्थ कैनल है, वुल्वा, उसका जो टिश्यू जो होता है वह रैप्चर कर जाता है। वो क्या होता है, रैप्चर कर जाता है, फट जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का ब्लड मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, यानी कि बच्चे की बॉडी में जो RH पॉजिटिव फैक्टर था वह मदर के बॉडी का जो RH निगेटिव फैक्टर वाले ब्लड के साथ मैच कर गया, मिक्स कर गया। तो पहला बर्थ तो हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन सेकेंड बर्थ जब होगा
उस समय माँ के प्लासेंटा में क्या रह गया, माँ के प्लासेंटा में मिक्स ब्लड हो गया, RH निगेटिव एंड RH पॉजिटिव मिक्स्ड ब्लड। और जो बेबी आया उसमें फादर का RH पॉजिटिव आया। तो RH पॉजिटिव जो आया, तो अब क्या होगा कि वो जो फेटल होगा, वो जो बच्चा होगा, उसका जो है RBC डिस्ट्रॉय होने लगेगा, रेड ब्लड सेल मरने लगेगा। तो रेड ब्लड सेल जब मरने लगेगा तो नतीजा क्या होगा कि बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, जॉन्डिस, यहाँ तक कि जॉन्डिस भी हो सकता है। कभी कभी सुनने में आता है ना तुम लोगों को कि बच्चा तो ठीक से जन्म ले लिया लेकिन बच्चा को माँ के पेट से ही जॉन्डिस है। ऐसा बहुत सा केस तुम लोगों को सुनने को मिलता होगा कि माँ के पेट से ही जॉन्डिस है। तो वो सेम कंडीशन में इसी तरह से होता है कि जब बच्चा पेट में है और उसके RBC अधिक से अधिक मर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे को एनीमिया और जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो है शादी से पहले मेल एंड फीमेल का RH फैक्टर भी चेक करवा लेते हैं कि RH पॉजिटिव हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, RH निगेटिव भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का अगर दो गो अलग अलग हो गया तो जो है सो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात की तहकीकात पहले ही करवा लेते हैं, और ये अच्छा भी है एक तरह से, इन फ्यूचर में बेबी के लिए बहुत अच्छा है कि आगे चलकर इस तरह से कोई दिक्कत ना हो सके। समझ में आ गया? क्लियर? RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप, ये सारा का सारा तुम लोगों को क्लियर हो गया, यानी कि ब्लड क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, सर्कुलेशन का बात करेंगे। देखो होता क्या है कि एनिमल्स में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे ऑर्गेनिज्म में होता है कि जिसमें हार्ट से ब्लड निकला और डायरेक्ट बॉडी कैविटी में चला गया, यानी कि हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर निकला और डायरेक्ट बॉडी कैविटी में चला गया, इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कोई कैपिलरीज, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हम वैसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें ब्लड हार्ट से निकलकर डायरेक्ट बॉडी के कैविटी या डायरेक्ट सेल या टिश्यू के पास नहीं जाता है, वो थ्रू द ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है और उसके थ्रू वहां तक पहुंचता है, यानी कि बंद रास्ते से पहुंचता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आइए हार्ट के ऊपर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होते हैं, एक होता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दो होते हैं, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक होता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, सॉरी, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो आगे हम बात करेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट के बारे में। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हार्ट के किसी ऑर्गेनिज्म में 2 चेंबर होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में 3 चेंबर होते हैं और किसी ऑर्गेनिज्म में 4 चेंबर होते हैं। तो बर्ड्स एंड ह्यूमंस के बाद
ह्यूमन के पास, बर्ड्स एंड ह्यूमन के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस के पास 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। 2 आर्टरी, फ्रॉग में तुम लोग पढ़े होगे, 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल। 2 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, यानी कि 3 चेम्बर। और जो फिश होते हैं उसमें जो होते हैं वो 2 चेम्बर हार्ट होते हैं। फिश में कितने होते हैं? 2 चेम्बर हार्ट होते हैं। तो जो जिसके पास 3 चेम्बर, मैंने 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल है, उसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। इसीलिए उसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में और एम्फीबियन में 3 चेम्बर्स होते हैं, लेकिन एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। क्रोकोडाइल जो होता है, क्रोकोडाइल में हार्ट 4 चेम्बर्ड होते हैं। उसमें वो भी रेप्टिलियंस है, वो भी